हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम सिलेक्शन। आज की सेशन के अंतर्गत हम देखने वाले हैं अपने चैप्टर 1 भूगोल का जैसा कि चैप्टर 1 जो है, अगर क्लास 10 के विद्यार्थी हो, आप देखेंगे अपने भूगोल पार्ट में आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट चैप्टर का यहाँ पर फर्स्ट लेक्चर है। और भूगोल का पहला अध्याय जो है वो संसाधन एवं विकास है। तो इस क्लास के अंतर्गत संसाधन के बारे में हम पढ़ेंगे, मतलब इस क्लास के अंतर्गत संसाधन के प्रकारों को देखेंगे। जैसा कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम 2 लेक्चर से कवर करने वाले हैं। यहाँ पर ये लेक्चर नंबर 1 है। अब लेक्चर नंबर 2 के आने वाले क्लास के अंतर्गत हम देखेंगे कि मिट्टी, आप देखेंगे तो मिट्टी के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम संसाधन देखेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर चैप्टर का नाम जो है वो संसाधन एवं विकास है, तो आपको किस प्रकार से भूगोल को पढ़ना है, यहाँ पर हम आपको बता दें कि भूगोल जो है पॉइंट वाइज आपको लिखा मिलेगा, मतलब नोट्स के तरीके से, मतलब आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं। आप इसका बाकायदे स्क्रीनशॉट लेकर और अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं और ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर हर एक प्रकार को इस प्रकार से क्लियर किया जाएगा कि आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन बनता है तो उस क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो एंड तक बने रहिए इस वीडियो में। आइए हम शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए हम शुरू करते हैं अपने चैनल। तो जैसा कि अध्याय 1 जो है वो हमारा संसाधन एवं विकास है। तो संसाधन क्या है और विकास क्या है? संसाधन को डेवलपमेंट कहा जाता है, मतलब संसाधन को रिसोर्सेज कहा जाता है, और विकास को डेवलपमेंट कहा जाता है। मतलब कि संसाधनों का विकास किस प्रकार से हुआ, पहले हम आपको ओवरवाइज हम अपने लैंग्वेज में आपको समझा। यहाँ पर लिखा गया है नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब प्राकृतिक संसाधन। तो संसाधन होते क्या है? तो संसाधन को आप समझिए तो ब्रह्मांड में, यानी पूरी दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं ना, वो संसाधन है। किस प्रकार से संसाधन है? आपके हाथ में एक एंड्रॉयड मोबाइल होगा, वो भी एक प्रकार के संसाधन है। आप जो पेन कॉपी लिए हुए हैं वो भी एक प्रकार का संसाधन है। तो संसाधन कहने का मतलब कि ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक वस्तु, कोई सा भी वस्तु हो सकता है, तो वो संसाधन होगा। तो संसाधन के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है? जैसे संसाधन को कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो संसाधन के यहाँ पर प्रकार के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जैसा कि संसाधन के प्रकार जो होते हैं वो 2 प्रकार होते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन और एक मानवीय संसाधन। तो यहाँ पर कौन कौन से संसाधन प्राकृतिक होंगे और कौन कौन से मानवीय होंगे। तो यहाँ पर संसाधन की डिफिनेशन क्या बनती है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, और जो आर्थिक रूप से संभव है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है। इसका अर्थ आप समझिए, यहाँ पर लिखा गया है कि जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है? प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कहने का मतलब कि जैसे कि आजकल उद्योग धंधे इतने निकल कर आ रहे हैं, तो वो हो गया प्रौद्योगिकी। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि किसी वस्तु को, जैसे मोबाइल है तो मोबाइल को बनाने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि वस्तु को बनाने के लिए प्रौद्योगिकी हो और आर्थिक रूप से संभव है, मतलब कि आर्थिक रूप से उसका कोई अर्थ हो, तो वो एक क्या होगी? संसाधन होगी। तो संसाधन आप यहाँ पर समझ गए होंगे। अब अगले आने वाले स्लाइड के अंतर्गत हम देखेंगे संसाधन का जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो संसाधन की बात करें तो संसाधन मेन पॉइंट पर बात करें तो संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो प्राकृतिक संसाधन और दूसरा जो है मानवीय संसाधन। अच्छा, आप यहाँ पर इस डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। संसाधन के जो प्रकार हैं वो आप अलग अलग क्षेत्रों में देखेंगे तो अलग अलग प्रकार निकल कर आएंगे।
आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो इमेज है इसमें सभी प्राकृतिक की चीज़ है, जैसे यहाँ पर झाड़ियाँ फॉरेस्ट हो गया और वाटर रिसोर्सेज यानी जल संसाधन हो गया और यहाँ पर एनिमल रिसोर्सेज हो गया। तो यहाँ पर आप प्राकृतिक की चीज़ें देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो होगा वो प्राकृतिक संसाधन होगा। और यहाँ पर आप ले लीजिएगा तो यहाँ पर जो है वो मानव से निर्मित चीज़ें हैं, तो यहाँ पर ये मानव से निर्मित चीज़ें हैं, तो ये मानवीय संसाधन यानी मानव के द्वारा बनाए गए संसाधन हो गए। तो यहाँ पर भी मानव के द्वारा बनाए गए संसाधन। तो अब यहाँ पर संसाधन की बात करें तो संसाधन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन, एक मानवीय संसाधन। अभी आप इस पर गौर मत करिए, अब अगले प्रकार की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके बुक में जो दिया गया है वो इस प्रकार से दिया गया है। किस प्रकार से दिया गया है कि जो संसाधन होते हैं उनके प्रकार को अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे प्रकृति में देखें संसाधन तो अलग निकलेगा, अगर मानव से निर्मित वस्तुओं को देखें तो वो अलग प्रकार निकलेगा। तो किस प्रकार से वो अलग निकलेगा, तो यहाँ पर लिखा गया है कि संसाधन को विभिन्न आधारों पर, यहाँ पर विभिन्न बेसिस पर आधारित किया गया है। बेसिस का मतलब होता है विभिन्न आधार, जैसे कि अगर प्रकृति में लेंगे तो प्राकृतिक संसाधन हो जाएंगे, मानव से निर्मित वस्तुओं की बात करें तो मानव निर्मित संसाधन हो जाएंगे। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकारों में बांटा जा सकता है जो नीचे दिए गए हैं। उत्पत्ति के आधार पर पहला यहाँ से शुरू होता है, पहला जो दिया गया है वो उत्पत्ति के आधार पर। तो आपको ध्यान में रखना है कि संसाधन जो होते हैं यहाँ से MCQ यानी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों की बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। पहला प्रकार जो है वो जैव संसाधन। जैव संसाधन का अर्थ क्या होता है, जैव का मतलब होता है जीव जंतु, मतलब जो जीव जंतु होते हैं वे ही संसाधन जो हैं वो जैव संसाधन। और अजैव संसाधन मतलब जिनमें जीव जान ना पाए। जैव का मतलब होता है जिसमें जीवित हो, जो प्राणी जीवित हो, और अजैव का मतलब होता है जिसमें जीव ना पाया जाता हो। और दूसरा जो प्रकार आता है वो आता है समाप्यता के आधार पर। तो समाप्यता के आधार पर बात करें तो संसाधन दो प्रकार के होंगे, एक नवीकरण योग्य संसाधन और दूसरा अनवीकरण। नवीकरण और अनवीकरण योग्य संसाधन जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनकी अभी एक एक डिफिनेशन को देखेंगे। और तीसरा जो आता है वो स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर देख लिया। अब अगली स्लाइड में विकास के आधार पर संसाधन। विकास के आधार पर भी संसाधन जो होते हैं वो चार ही प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो संभावी संसाधन, दूसरा विकसित भंडार और तीसरा जो है संचित कोष। अब यहाँ पर आप एक तो विकसित हो गया, अब यहाँ से अलग भी कर सकते हैं, मतलब आपकी बुक में अलग दिया होगा यहाँ पर। तो हम अब यहाँ पर ये जो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जो दिए गए इनके अलग अलग डिफिनेशन, जैसे कि यहाँ जैव संसाधन है तो जैव संसाधन क्या होते हैं और अजैव संसाधन क्या होते हैं, इसके बीच में डिफरेंट को पढ़ेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर, जैसे कि अभी देखा कि उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पहला जो है जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन की बात करें तो वैसे संसाधन, तो जैव संसाधन को आप पहले हमारी भाषा में समझिए, मतलब कि किस प्रकार से इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझिए। तो जैव संसाधन का मतलब होता है कि ऐसे संसाधन जो जीव जंतुओं से उत्पन्न हो, जैसे कि जिसमें जीवित मतलब जिसमें जान पाया जाता हो, तो वही जैव संसाधन होंगे। जैव संसाधन मतलब जीवमंडल में जिनमें एक समान क्रियाएं होंगी, तो वो संसाधन जो होंगे वो जैव संसाधन होंगे। जैसे मनुष्य एक जीवित प्राणी है, और वनस्पति, मछलियाँ, प्राणी जात और पशुधन का मतलब होता है पेड़ पौधे। तो ये सभी जो होंगे वो जैव संसाधन के अंतर्गत आ जाएंगे। अब अजैव संसाधन की बात करें तो अजैव संसाधन किसे कहेंगे, तो अजैव संसाधन का मतलब होता है जिनमें जान ना पाया जाता हो, मतलब कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनमें जान नहीं पाया जाता है तो वे अजैव संसाधन कहलाते हैं। अजैव कहने का मतलब जिसमें जान ना पाया जाता हो।
जैसे आप उदाहरण ले लीजिए मिट्टी, तो मिट्टी में जान नहीं पाया जाता, इसलिए मिट्टी जो है वो एक प्रकार की अजैव संसाधन है। मिट्टी की बात करें जैसे हवा, और दूसरा जैसे आप फ़ोन ले लीजिए और यहाँ पर आपके हाथ में पेन होगी तो पेन ले लीजिए, तो ये सभी जो हैं वो अजैव संसाधन की श्रेणी के अंतर्गत माने जाएँगे। अजैव संसाधन जो होते हैं ना, वो उनमें जान नहीं पाया जाता, तो इससे ये डिफरेंट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रकार जो आता है वो समाप्यता के आधार पर। समाप्यता का अर्थ समझिए। समाप्यता का अर्थ ये होता है कि मतलब समाप्त होने के आधार पर, मतलब कि कोई वस्तु समाप्त होगी या नहीं होगी उसके आधार पर आप समझिए। संसाधन जो होते हैं वो प्रकार आपने देख लिया, अब हर एक प्रकारों के प्रकार देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर समाप्यता के आधार पर संसाधन की बात करें तो संसाधन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो नवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण मतलब क्या होता है, और अनवीकरण अगला प्रकार जो होगा वो अनवीकरण होगा। तो यहाँ पर समाप्यता के आधार पर आप देखेंगे कि संसाधन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरण योग्य संसाधन और यहाँ पर अनवीकरण योग्य संसाधन। तो नवीकरण और अनवीकरण क्या होते हैं? नवीकरण की पहले बात कर लेते हैं। तो नवीकरण का मतलब ये होता है कि ऐसे संसाधन जिनका पुनः उपयोग किया जा सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा से न जाने कितनी बार हम बैटरी चार्ज कर लेते हैं और इनका उपयोग बार बार कर लेते हैं। तो ये सौर ऊर्जा जो होंगे वो किस प्रकार के संसाधन होंगे? नवीकरण योग्य संसाधन। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा मतलब जहाँ पर ऊर्जा का निर्माण होता है वहाँ पर पवन ऊर्जा का भी प्रयोग किया जाता है। तो पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा जो हैं वो नवीकरण के अंतर्गत माने जाएंगे। और जितने भी जीव जंतु जो होंगे वो भी उनको भी मतलब जीव जंतु जो होते हैं वो नए आते रहते हैं, इसलिए जो नवीकरण के अंतर्गत जीव जंतुओं को भी रखा गया है। और आपको ध्यान में रखना है कि जल एक प्रकार से, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जल एक नवीकरण, यहाँ पर आप समझिए जल जो है वो एक नवीकरण संसाधन है। तो नवीकरण योग्य संसाधन है जल, तो किस प्रकार से नवीकरण योग्य संसाधन है? तो जल नवीकरण योग्य इस प्रकार से है कि यहाँ पर आप ये पृथ्वी है, अब पृथ्वी के नीचे जो है वो जल भरा हुआ है। तो जल यहाँ पर मतलब यहाँ पर हैंडपंप लगा हुआ है माना, तो हैंडपंप यहाँ पर लगा हुआ है तो यहाँ से पानी गिरेगा तो पृथ्वी के नीचे ही धीरे धीरे पानी जाएगा। तो मतलब कि फिर यही पानी दूसरा हैंडपंप गड़ेगा तो फिर ऊपर सतह पर आने का कार्य करेगा। तो इस प्रकार से आपको बाकायदे नोट्स की तरीके से जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है इस प्रकार से आपको लिख देना है, तो आपको जितने नंबर के क्वेश्चन रहेगा उतने नंबर आपको मिल जाएंगे। नवीकरण संसाधन के अंतर्गत जो होते हैं वो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल आदि आते हैं। दूसरा प्रकार आता है अनवीकरण योग्य संसाधन। अनवीकरण योग्य संसाधन मतलब ऐसे संसाधन, ये इसका कॉन्सेप्ट आप समझिए। ऐसे संसाधन जो होते हैं उनका बार बार उपयोग नहीं किया जा सकता। जैसे कि यहाँ पर आप ले सकते हो उदाहरण पेट्रोल। क्या आप पेट्रोल को दोबारा मतलब बाइक में भरने के पश्चात उसे दोबारा खर्च करने के बाद उससे दोबारा ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो पेट्रोल जो होगा वो एक प्रकार से अनवीकरण योग्य संसाधन का उदाहरण हो जाएगा। तो पेट्रोल जो है वो पेट्रोल, डीजल आदि को क्या कहा जाता है? जीवाश्म ईंधन, मतलब इसका दूसरा नाम जो है वो जीवाश्म ईंधन है। तो इसकी डिफिनेशन आपको यहाँ पर दिया गया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और इसका मेन पॉइंट कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि ऐसे संसाधन जिनका दोबारा हम उपयोग एक बार खर्च करने के पश्चात दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिन्हें हम किसी भी तरीके से नवीकृत का मतलब होता है दोबारा और पुनः उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ऐसे संसाधन को अनवीकरण योग्य संसाधन कहा जाता है। जैसे धातु को खर्च करने के पश्चात क्या लाया जा सकता? नहीं लाया जा सकता। तो यहाँ पर धातु जो होंगे वो एक प्रकार का अनवीकरण योग्य संसाधन हो जाएंगे। अब अगले प्रकार की ओर बढ़ें
तो अगला प्रकार है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का मतलब क्या होता है? स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना हक। मतलब यहाँ इसका मालिक कौन है, मतलब कि इसको आप समझिए। मतलब स्वामित्व का मतलब होता है किसी का जिस पर मालिकाना हक हो। जैसे आपकी बाइक, मतलब आपके जो घर में बाइक होगी तो इस का मालिकाना हक आपके फादर को है। तो यहाँ पर स्वामित्व का मतलब यही हुआ कि आधार पर संसाधन जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन का मतलब होता है जो व्यक्ति करता है, मतलब वैसे संसाधन जिनका व्यक्तित्व जो होता है वो किसी व्यक्ति के पास होता है। जैसे आपकी ज़मीन, तो आपकी ज़मीन पर मालिकाना हक किसी एक व्यक्ति आपके पेरेंट्स को है। तो यहाँ पर आपको पेरेंट्स के है, तो यहाँ पर जो स्वामित्व है वो किसी का मालिकाना मतलब एक निजी व्यक्ति के पास होता है। मतलब निजी व्यक्ति के पास होगा तब वे संसाधन जो होगा वो क्या होगा, व्यक्तिगत संसाधन। जैसे किसी किसान का ज़मीन और घर, आपका घर, तो यहाँ पर स्वामित्व के आधार पर संसाधन पहला व्यक्तिगत है और दूसरा जो है वो सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन का मतलब यहाँ पर आप समझिए, समुदाय मतलब ऐसा संसाधन जिसका समुदाय में रहने वाले सभी लोग उपयोग करते हों। जैसे कि तालाब, तो तालाब का उपयोग तो सभी लोग करते हैं। तो तालाब और कब्रिस्तान और शमशान, तो इन सब का उपयोग सभी लोग करते हैं। मतलब जितने भी जैसे आपके गांव के लोग तो उपयोग करेंगे, तो उस पर जो होगा वो पूरे समुदाय का हक है कि आप उस पर कार्य कर सकते हैं। तो उस पर कार्य कर सकते हैं, पूरे समुदाय का हक है, तो यहाँ पर वो सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। और अगला प्रकार है राष्ट्रीय संसाधन, मतलब जिस पर किसी राष्ट्र का अधिकार, राष्ट्र का मतलब समझिए कि देश होता है। तो राष्ट्र का जिसका राष्ट्र का अर्थ जो होगा वो देश हो जाएगा। मतलब जिस किसी वस्तु पर जो राष्ट्र यानी देश का स्वामित्व हो, तो ऐसे संसाधन को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय संसाधन। जैसे सड़क जो है सरकार बनवाती है तो राष्ट्र का हक है, तो राष्ट्रीय संसाधन हो जाएंगे। और दूसरा आता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप समझिए। तो वैसे संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होंगे जिनका किसी राष्ट्र यानी देश के पास मतलब उसका नियंत्रण ना हो। जैसे जैसे 200 यहाँ पर आप समझिए कि जैसे भारत देश है, तो भारत देश यहाँ पर आप बना ही लेते हैं, थोड़ा इमेज बन नहीं पा रही यहाँ पर। तो भारत देश जो है उसके तटरेखा, जैसे यहाँ पर ये भारत देश है तो इसकी तटरेखा से 200 किलोमीटर दूरी पर जो देश का नियंत्रण होगा वो किसी दूसरे देश का नियंत्रण होगा। मतलब कि समुद्री क्षेत्र जो होता है, मतलब यहाँ 200 किलोमीटर जाएंगे तो समुद्री क्षेत्र मिलेगा, उस पर भारत को कोई हक नहीं है। तो वो श्रेणी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो अगला प्रकार पर बात करें तो अगला प्रकार जो आता है वो विकास के स्तर पर संसाधन। तो विकास मतलब कि डेवलपमेंट के आधार पर, जैसा कि चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास, तो संसाधन का विकास किस प्रकार से हुआ और विकास के आधार पर संसाधन जो होते हैं वो भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो संभावी संसाधन। संभावी संसाधन मतलब कि ऐसे संसाधन जिनका भविष्य में इस्तेमाल हो। जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। जैसे तमिलनाडु देश का उदाहरण ले लेते हैं, और गुजरात का, चाहे तमिलनाडु या फिर गुजरात का आप किसी भी का उदाहरण ले सकते हैं। तो जैसे कि गुजरात की बात करें तो गुजरात में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। तो गुजरात में क्या होता है, वो टेक्नोलॉजी मतलब कि यहाँ पर संसाधन है और भविष्य में ये आशा लगाई जाती है कि वहाँ पर जो संसाधन है उनका अच्छी तरीके से उपयोग होगा। और वर्तमान में सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा जो है वो गुजरात में उपयोग नहीं किया जा रहा है। और अगला प्रकार है, तो इस प्रकार से यहाँ पर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जो हैं वो गुजरात और राजस्थान में अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, अगले चैप्टर के अंतर्गत आप देखने को मिलेगा आपको कि गुजरात और राजस्थान में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं।
विकसित संसाधन, तो ये ऐसे संसाधन होते हैं जिनका सर्वेक्षण सर्वेक्षण का मतलब होता है जांच लिया गया। जैसे यहाँ पर आप वो उदाहरण ये उदाहरण आप यहाँ पर भी ले सकते हैं, वही उदाहरण यहाँ पर भी रख सकता है कि जिनका सर्वेक्षण हो चुका है। यहाँ पर जो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा इनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनकी मतलब यहाँ पर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की उपयोग की जो गुणवत्ता है उसकी मात्रा को निर्धारित किया जा चुका है। अब अगले प्रकार की ओर बढ़ें तो अगला जो प्रकार दिया गया है 12वां नंबर विकास के स्तर पर। विकास के स्तर की बात करें तो विकास के आधार पर जो संसाधन होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो दिया गया है पहला जो है वो संभावित संसाधन, दूसरा जो है विकसित संसाधन और तीसरा जो है वो भंडार। तो भंडार क्या है? मतलब कि कुछ ऐसे संसाधन जो उपलब्ध तो हैं लेकिन उनके सही इस्तेमाल के लिए हमारे पास उचित प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी का अभाव है। मतलब कि कुछ ऐसे यहाँ पर आप उसका उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन ईंधन जो है उसका उपयोग मतलब हाइड्रोजन ईंधन जो है उसका अभी ये तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है और तमिलनाडु राज्य में हाइड्रोजन ईंधन का सही तरीके से अभी उचित तरीके से उपयोग नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए इस भंडार का उपयोग नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि संसाधन जो होते हैं और यहाँ पर अगला प्रकार को देखें तो अगला प्रकार जो है वो संचित कोष है। यह भंडार का हिस्सा होता है। इसके उपयोग के लिए टेक्नोलॉजी तो मौजूद है लेकिन अभी उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जैसे कि नदी के जल में पनबिजली परियोजना द्वारा बिजली निकाली जा सकती है लेकिन वर्तमान में इसका उपयोग बड़े पैमाने पर नहीं किया जा रहा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ लिया। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज तो पढ़ ही लिया लेकिन और यहाँ पर सभी संसाधन के प्रकार टॉपिक जो है वो यहीं पर समाप्त होता है। तो यहाँ पर लेक्चर नंबर ये फर्स्ट था और लेक्चर नंबर 2 जो आएगा वो मिट्टी के ऊपर आएगा। जैसे कि चैप्टर में है जो मिट्टी का प्रकार, तो आपको इस प्रकार से हर एक मिट्टी को दिखाया जाएगा। यहाँ पर मिट्टी जो होती हैं वो किस प्रकार से उनको डिवीजन किया गया है, जैसे जलोढ़ मृदा, काली मृदा, इन सभी मृदाओं का एक वीडियो बनेगी। तो यहाँ पर हम संसाधन के प्रकार को डिस्कस कर लिया। अगले आने वाले टॉपिक के अंतर्गत हम डिस्कस कर लेंगे मिट्टी के प्रकार। तो इस प्रकार और फिर मृदा संरक्षण पढ़ लेंगे। तो इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सीरीज हम चालू रखेंगे और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले आने वाली सेशन के अंतर्गत। जय हिंद, जय भारत।